बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ट्रेनिंग है डेटा एनालिटिक्स की, डेटा एनालिटिक्स एंड फ्रीलांसिंग। और इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने 3 टूल के ऊपर हमने बात करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट और लुकर स्टूडियो। और इसके साथ-साथ हम अपवर्क के बारे में भी बात करेंगे, उसको भी सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये बेसिकली किसी भी डेटा एनालिस्ट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे बेस्ट इसलिए होता है कि इसको सीखना और इसके ऊपर काम करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। अब एक्सेल मॉड्यूल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा हमारा होगा जिसमें हम डैशबोर्डिंग की तरफ जाएंगे। उसमें हम कैसे फॉर्मेट करना है, किस तरह से हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, किस तरह से फार्मूला लिखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है, ये सारी की सारी चीजें हम पहले पार्ट में कवर करेंगे, जिसको हम डैशबोर्डिंग का नाम देंगे। दूसरा पार्ट है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन के अंदर दो चीजें हैं, एक है मैक्रोज और दूसरा है विजुअल बेसिक। मैक्रोस को हम 100% करेंगे, विजुअल बेसिक को सिर्फ टच करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम विजुअल बेसिक को भी 100% सीख सकें इस ट्रेनिंग के अंदर। और तीसरा पार्ट है पावर टूल्स का, जिसमें हम दो चीजों के ऊपर मोस्टली फोकस्ड होंगे। पहला है पावर पिवट और दूसरा है पावर क्यूरी। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग। एक्सेल मैंने आपके सामने ओपन भी किया हुआ है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब ये ट्रेनिंग मुझसे सीखने जा रहे हैं तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हो। आप ये इंस्टॉल लाजमी करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जो कि इस 365 में तो अवेलेबल हैं, लेकिन पुराने एक्सेल में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक्स लुकअप लिखने की कोशिश करोगे, यूनिक या फिल्टर लिखने की कोशिश करोगे, तो वो पुराने एक्सेल में नहीं होते थे, लेकिन अब जो 365 में ये सारे फंक्शंस हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे पाइथन का कोड लिखना चाहोगे, पाइथन का फॉर्मूला लिखना चाहोगे, तो आप नहीं लिख सकते, ये सिर्फ 365 में अवेलेबल है। आपके पास को पायलट की हेल्प अवेलेबल है, आप चैट करके यहाँ पे को पायलट से भी हेल्प ले सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उसको चेक भी करवा सकते हैं को पायलट को, कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये आपको एज आप अपना हेल्पर कह लें, अपना को पायलट कह लें, ये आपको साथ में सपोर्ट देता रहेगा। ये तो 3 चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे होंगे। मीनवाइल दूसरी है हमारे पास गूगल शीट। गूगल शीट में हमने मेन फोकस जो है हमारा वो ऑटोमेशन है, और ऑटोमेशन थ्रू फार्मूलाज है। वहां पर भी हम बात करेंगे ऐप स्क्रिप्ट की, लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो गूगल शीट के अंदर फार्मूला कैसे लिखने हैं, खास तौर पे। इसके अलावा पिवट करना है, ग्राफ्स बनाने हैं, वो सारी चीजें हमारा फोकस होंगी। और कोई भी नया बंदा आता है, प्लीज उसको आप ऐड करते जाएं, कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हर नए आने वाले को यस करते जाएं इसमें। और जो तीसरा हमारा मॉड्यूल है ट्रेनिंग का, वो लुकर स्टूडियो है। और लुकर स्टूडियो के अंदर हमने क्या सीखना है कि हम डेटा को अच्छे से विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, हम रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। अभी आप लोग जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो एक्सेल है, इसी तरह की गूगल शीट है, थोड़ा सा टूल्स में फर्क आएगा, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को लुकर स्टूडियो दिखाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास कोई लुकर की रिपोर्ट मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि लुकर स्टूडियो के अंदर रिपोर्ट्स कैसे होती हैं, किस तरह से दिखती हैं, और हमने वैसी या उससे अच्छी रिपोर्ट्स डेवलप करनी है अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान। अब ये लुकर स्टूडियो है। अब फॉर एग्जांपल मैं कार प्राइस की रिपोर्ट को ओपन करता हूं, तो ये डेटा सेट डेफिनेटली आपके पास भी आएगा, आप भी इसके ऊपर सीखोगे। तो इसमें हम कार्ड्स ऐड कर लेते हैं, हम लाइन चार्ट्स ऐड कर लेते हैं, पाई चार्ट ऐड कर लेते हैं, और इसके अलावा हम इसमें बार चार्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं। तो वही डेटा जो गूगल शीट में है, या मे बी किसी और सोर्स का डेटा भी हम लेके उसको यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक 2023 का डेटा लेके और मे बी 3 ईयर्स का डेटा लेके उसके ऊपर मैंने इस रिपोर्ट को फिल्टर कर लिया है। सो ये तीनों टूल्स हमने सीखने हैं, लेकिन आज जो टूल हम शुरू करने जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगर आप लोगों के पास एक्सेल 365 नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई क्रैक मिल रहा है इस टाइम पे, तो आप लोग आपस में 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, फैमिली एक इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फैमिली वर्जन, वो बाय कर लें। उसके लिए आपके पास आउटलुक की ईमेल होनी चाहिए, वो आप बना सकते हैं अपनी ईमेल। और आपको ऑफिस बाय करना है तो इसमें आपको टोटल 5 लाइसेंस मिलते हैं। 5 लाइसेंस होते हैं जो शेयर करने वाले, और एक ओनर का लाइसेंस हो जाता है।
एक लाइसेंस 5 बंदे शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक फैमिली बाय किया $100 का, तो हम मिलके 30 लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह करें कि अपना ग्रुप बना के, एक ग्रुप एक लाइसेंस काफी है, कोई एक बंदा लीड ले ले और ये लाइसेंस बाय कर लो, और फिर 1 साल तक आप लोग 365 फ्री में यूज करते रहोगे, यानी कि वही जो आपके 1000, 1500 या 2000 रुपए पर हेड आएंगे, उसके हिसाब से इसको यूज करते रहोगे। अब मैं जरा एक सेकंड ये देख लूं कि मेरे पास कोई बंदा पेंडिंग में तो नहीं आ रहा, जैसे अहमद है और तो कोई नहीं है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं साथ साथ लेता रहूंगा। मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही, मेरी वॉइस किसी को भी ठीक नहीं आ रही है, सिर्फ हानसा को ठीक नहीं आ रही। अगर किसी को नहीं आ रही, मंजर आपको नहीं आ रही, सलार आपको नहीं आ रही, तो मुझे बता दें, मैं जरा राउटर के करीब चला जाता हूँ। इट्स क्लियर सर क्लियर है क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा चार्जिंग का इशू है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक्सेल क्या चीज है? एक्सेल एक टूल है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। लोग इसमें डेटा एंट्री भी करते हैं और इसके अंदर डेटा एनालिसिस भी करते हैं। एक्सेल की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस से मेरी मुराद ये है कि इसके अंदर आप 1 मिलियन से ऊपर सिर्फ 48,576 रोज ऐड कर सकते हो। इससे ज्यादा डेटा आप एक शीट में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी कॉलम्स की भी एक लिमिटेशन है, आप XFD तक कॉलम्स ऐड कर सकते हो। जब मैंने 1 से लेके 1 मिलियन तक कहा, तो इसका मतलब यह है कि नंबर्स में जो कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं रो। और जब मैंने A से लेके XFD तक कहा, तो इसका मतलब यह है कि ABCs में जो कुछ लिखा हुआ, इसको हम कहेंगे कॉलम्स। तो अगर मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे F मैंने क्लिक किया, तो ये जो अब देखो, ये पूरा हाईलाइट हो गया है, ये कॉलम है। और अगर मैं नंबर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अगेन ये हाईलाइट हो गया, इसको हम रो कहेंगे। और जब हम नंबर और कॉल जो टेक्स्ट है, एबीसीज हैं, इनका कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो उसको हम सेल कहते हैं। अगर हम देखो, तो इस वक्त मैंने H कॉलम की 8 रो में क्लिक किया हुआ है, और ये आपको यहाँ पे इस जगह से भी पता चल रहा है, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा हो। मुझे क्यों आपको म्यूट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा है? प्लीज म्यूट रखें, नो कैमरा नो माइक। अच्छा जी, तो सेल को हम कैसे पढ़ते हैं? सेल का रेफरेंस क्या होता है? सेल का एड्रेस क्या होता है? आपने कॉलम और रो लिखना है तो आपको सेल का एड्रेस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने बी सेल में B2 के अंदर एक अपना नाम लिखा, और मैं इसको रेफर करके लेके आना चाह रहा हूँ N18 के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B2 इज इक्वल टू B2। फार्मूला जब भी लिखना है इज इक्वल टू शुरू करना है, और मैं इसको एंटर करता हूं, तो यहाँ पर अब B2 लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि वो वैल्यू आएगी जो कि B2 में मैंने लिखी थी। यानी कि मुझे सेल टू सेल इसको यार म्यूट कर लिया करें, ऐसे ना किया करें कि मुझे फिर वो मेरे सर लिए। ये जूम करें जरा स्क्रीन, सर स्क्रीन को जरा जूम कर। हाँ, जूम कर देते हैं इसको, ये लो। अच्छा जी, सो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा? मैंने लिखा B2। अब इसको मैं B2 को कर सकता हूँ जूम, ये नहीं होगा। मैंने यहाँ पे लिखा B2 इज इक्वल टू B2, तो उसने B2 के अंदर जो वैल्यू थी वो इसमें मुझे दिखा दी है। सो हम एक सेल में कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसको कॉलम्स की सूरत में, रोज की सूरत में लेके चलते हैं, यानी कि हमारे पास जो डेटा आएगा, ये 2 डायमेंशनल डेटा आएगा, 2D डेटा आएगा। हम उसमें कॉलम्स भी देख रहे होंगे, हम उसके अंदर रोज भी देख रहे होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम देखें, तो उसको 1D डेटा कहते हैं या 1 डायमेंशनल डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, SNO यानी कि सीरियल नंबर, और मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब ये जो डेटा मैंने लिखा 1 2 3 4, ये 1 डायमेंशनल डेटा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम में ही सारा डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, अब ये मेरे पास 2 डायमेंशनल डेटा हो गया है। मेरे पास कॉलम्स एक से ज्यादा है और रोज भी एक से ज्यादा है, इसको हम 2 डायमेंशनल डेटा कहेंगे। सो हम 2 डायमेंशनल डेटा के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास एक्सेल वर्कबुक, इसको हम वर्कबुक कहते हैं, जो ओपन आपके सामने नजर आ रही है वर्कबुक है। इसमें हम मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, नीचे शीट 1 लिखा हुआ है, और अगर मैं ये प्लस पे क्लिक करता जाऊं, तो जितनी मरतबा मैं इस पर क्लिक करूंगा, मुझे एक नई शीट ऐड करके देता रहेगा। और बाय डिफॉल्ट इसका नाम है शीट 1, शीट 2, शीट 3। लेकिन आप इसको रीनेम कर सकते हैं डबल क्लिक करके यहाँ पे,
या राइट क्लिक करके भी आपके पास रीनेम का ऑप्शन आता है, तो आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, जैसे इसका नाम मैं रख देता हूं डेटा, तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूं। अब इस एक्सेल में हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रोज के बारे में आपको समझ आ गई, कॉलम्स के बारे में समझ आ गई, अब इसका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। सबसे टॉप पे इसका टाइटल बार है, और इस टाइटल बार में क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर आपके पास सबसे लेफ्ट साइड पे आइकॉन है, उसके बाद ऑटो सेव का ऑप्शन है। ये पुराने वर्जन में शायद ऑटो सेव आपको ना मिले। ये करता क्या है ऑटो सेव, अगर आपने शेयर पॉइंट पे या गूगल ड्राइव में अपनी फाइल सेव की है, तो आप जब जब काम करते जाएंगे आपको कंट्रोल एस से सेव नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटो पे सेव करता जाएगा आपकी फाइल को। लेकिन अगर आप मैनुअली सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन अवेलेबल है, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल एस करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। उसके बाद अनडू और रीडू, ये दो ऑप्शन है। अनडू क्या होता है, मैंने कुछ काम किया और मुझसे गलत हो गया, मिसाल के तौर पे मैंने पूरा कॉलम ही डिलीट कर दिया है और मैंने अभी फाइल को सेव नहीं किया, तो मैं उसको अनडू कर सकता हूं। और इसी तरह से अगर मैंने कॉलम रिकवर तो कर लिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं उसको रीडू कर दूंगा, यानी कि जो लास्ट टाइम किया था, जो अनडू किया था, उसको दोबारा से उसी तरह कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देखो, इसको हम क्विक एक्सेस कहते हैं, और क्विक एक्सेस के अंदर आपके पास कौन कौन से टूल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है, अब ये देख लें, ऑटोमेटिकली सेव आ रहा है, सेव बटन है, अनडू और रीडू है। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी ऐड करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ओपन ऐड करना है, ये देखें एक फोल्डर आ गया ओपन का, आपने न्यू ऐड करना है, आपने ये न्यू भी ऐड कर लिया, इसी तरह से क्विक प्रिंट ऐड करना है, तो जितनी चीजें आप इसके अंदर यहाँ पे क्विक एक्सेस में रखना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी फाइल का नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये ज़हन में रखना है। बाय डिफॉल्ट ये बुक 1 बुक 2 इस तरह के नाम देगा। आपकी फाइल कभी भी किसी स्टूडेंट की मैं ना देखूं बुक 1 बुक 2 के नाम से, आपकी फाइल का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए और वो सेव करेंगे आप, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है, या ये सेव का बटन भी टॉप पे मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपसे दो चीजें मांगेगा, एक आपकी फाइल का नाम क्या होना चाहिए, दूसरा उस फाइल को आपने रखना कहां पे है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मेरी इस फाइल का नाम रख दो ट्रेनिंग डे 2 और इसको माय डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर दो, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूं सेव। तो ये फाइल अब देखें ऑटो सेव ऑन हो गया, क्योंकि ये मैंने वन ड्राइव में सेव की है, और इसका नाम भी चेंज हो गया, ट्रेनिंग डे 2। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, अगर आपको कुछ सर्च करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो सर्च ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और फिर चूंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 पेड है, तो आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा जिस भी आईडी से आपने इसको बाय किया हुआ है, और आपकी यहाँ पे प्रोफाइल नजर आ रही होगी, फिर मिनिमाइज है, रिस्टोर है और क्लोज है। ये तीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आप में से मैक्सिमम लोग इन चीजों को समझते और जानते हैं, लेकिन फिर भी ना बताओ तो आप अपने ग्रुप में ये पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रिबन का। रिबन क्या है, ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये फाइल लिखी हुई नजर आ रही है, इससे लेके ये नीचे तक जितना भी नजर आ रहा है, जो मेरा कर्सर जहां पे मूव कर रहा है, इस सारे एरियाज को हम रिबन कहते हैं। ये सारा एरिया रिबन कहलाता है। अब रिबन में क्या होता है, रिबन में टैब्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और टूल्स होते हैं। अब ये इसी तरह हायरार्की याद रखनी है, रिबन, टैब, ग्रुप, टूल्स। रिबन तो मैंने आपको बता दिया, ये सारे ऊपर जो आपको फार्मूला बार से ऊपर जो चीजें नजर आ रही है सारी रिबन है। अब इसके ऊपर आप देखो, ये फाइल, ये एक टैब है, होम एक टैब है, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प, एआई एडेड फार्मूला एडिटर, ये सारे के सारे टैब्स हैं। आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, जैसे राइट नाउ अगर आप देखो तो मैंने होम टैब पे क्लिक किया, तो इसमें ग्रुप्स आते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है, फॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट का एक ग्रुप है, नंबर एक ग्रुप है, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, हेडिंग्स और फार्मूला बोर्ड, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप के अंदर टूल्स होते हैं, जैसे अगर हम पहले क्लिप बोर्ड को देखें तो इसमें पेस्ट का एक टूल है, कट का है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है, ये 5 टूल्स इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, अगर वो मुझे देखना है तो नीचे ये देखें एक एरो आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे बता देता है, क्या बता देता है, मैंने क्या कुछ कॉपी करके रखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, तो अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि मैंने ये चीजें कॉपी की हुई है। तो फ्यूचर में मुझे कहीं पे अपना ये कॉपी शुदा चीज यूज करनी है, यहाँ से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे क्लियर करना है तो मैं क्लियर आर करूंगा तो ये सब कुछ यहाँ से खत्म हो जाएगा।
इसी तरह से अच्छा, कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट कीज आपने याद करनी है इसकी। और वो कैसे पता चलेगा, आप जब अपना कर्सर इस टूल के ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है कॉपी कंट्रोल प्लस सी। इसी तरह कट का कंट्रोल प्लस एक्स है, वी का कंट्रोल प्लस पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी है। तो आपने इसको मुझे फिर म्यूट करने आना पड़ता है यार। एनीवेज, सो आपने इन टूल्स की शॉर्टकट कीज को याद करना है, और ये लाजमी याद करना है। जितने अच्छे शॉर्टकट्स में होंगे उतनी स्पीड से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आपका लिखने का अंदाज उसको हम फॉन्ट कहते हैं, उसका स्टाइल है इसको। और उसके बाद फॉन्ट का साइज होता है। साइज के लिए देखें, जैसे बाय डिफॉल्ट 11 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इसका फॉन्ट सिलेक्टेड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करके इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको ज्यादा करता जाएगा, और डिक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो कम करता जाएगा। और अगर इसकी शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस काम करेगा, यहाँ पे नहीं कर रहा, इस पे नहीं काम कर रहा। और अगर मैं हाँ नहीं, तो इसकी शॉर्टकट की इसमें नहीं है, वर्ड में हम यूज करते हैं। इसके अलावा बोल्ड है। बोल्ड किसको कहते हैं, अगर मैं बोल्ड करता हूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। इटालिक करता हूं तो कुछ यूं नजर आएगा, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा आपका जो भी टेक्स्ट है। और अगर अंडरलाइन करता हूं तो उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। लेकिन अंडरलाइन के लिए आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने डबल अंडरलाइन करना है तो भी आप यहां से डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉर्डर। तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बॉर्डर्स के कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इन चीजों के साथ आपने प्ले करना है, इन डिफरेंट चीजों को यूज करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, लाइन कलर मैं चूज कर लूं फॉर एग्जांपल रेड, और अब मैं जाके बॉर्डर अप्लाई करूं तो देखो मेरा सारे का सारा बॉर्डर जो है वो रेड हो गया। इसमें भी अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको फॉन्ट के बाकी सारे ऑप्शन भी नजर आ जाते हैं, ये भी सारे फॉन्ट के रिलेटेड हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट दो तरह की होती है, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है कि आपने ये देखो, ये आपकी, हाँ ये हॉरिजॉन्टल, कि आपने मिडिल में रखना है, लेफ्ट पे रखना है या राइट पे रखना है, ये आपके पास ऑप्शन है। और वर्टिकल अलाइनमेंट ये है कि आपको सेल के टॉप में चीज रखनी है, मिडिल में रखनी है या बॉटम पे रखनी है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप अपना सेट कर लें इसको कि आपका मिडिल यहां होगा। फिर आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे आपने ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर ली, तो इसके साथ भी आप थोड़ा सा प्ले कीजिएगा, आपको इसके बारे में भी काफी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अलाइनमेंट के अंदर ही रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्सेल ट्रेनिंग, और नेक्स्ट सेल में जाके लिख देता हूँ आबिद। तो ये जो कुछ भी इसके अलावा था वो गायब हो गया है, लेकिन मुझे वो देखना है और सेल की विड्थ भी चेंज नहीं करनी। मैं इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ तो वो नंबर ऑफ रोज में इसको डिवाइड कर देता है। इसी तरह से मैंने एक सेल में लिखा और ये चीज मुझे चाहिए थी बेसिकली 3 सेल्स के अंदर, तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मर्ज का ऑप्शन है। जब मैंने मर्ज किया तो अब ये 3 को एक कर दिया इसने। इसी तरह से फिर नंबर के फॉर्मेट्स हैं, इनको भी हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, फॉर्मेट टेबल को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इसी तरह से आप इंसर्ट में चले जाएं तो इंसर्ट में आपके पास पिवट टेबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और इसको हम बड़ी डिटेल में सीखेंगे। क्विक एनालिसिस के लिए, क्विक डैशबोर्ड बनाने के लिए आप पिवट टेबल को यूज करेंगे। इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप टेबल बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, पिवट टेबल बना सकते हैं। फॉर्म्स का ऑप्शन जो है ये रिसेंटली ऐड हुआ है कि आपने अगर डेटा कलेक्शन करनी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यहीं से बनाएं, जो कि आपके शेयर पॉइंट पे पब्लिश हो जाएगा। और आपने जो जिन यूजर्स को एक्सेस देंगे वो सर्वे फिल करेंगे तो आपके पास इसका डेटा आता रहेगा। पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, आइकॉन्स हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं। 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या है, ये पहले हम प्रेजेंटेशन में ऐड करते थे, अब यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप स्क्रीनशॉट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर आपने लेके रखे हुए हैं तो उनको भी यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे मैं टीम्स का स्क्रीनशॉट ले लूँ, ये मेरे पास आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है ना इस टाइम पे, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया इसके अंदर। इसके अलावा इंसर्ट पे थे, चेक बॉक्सेस हैं, हम चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं।
चार्ट्स हैं, ये बेसिकली डैशबोर्डिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पार्क लाइंस हैं, स्पार्क लाइंस होती हैं किसी एक सेल के अंदर अगर आपने कोई डेटा या कोई एनालिसिस ऐड करना है तो आप स्पार्क लाइन यूज कर सकते हैं। हैप्पी टू सी मोर देन 40 पीपल। उसके बाद हमारे पास स्लाइसर टाइमलाइंस हैं। जब हम काम करेंगे पिवट टेबल के ऊपर तो हमने स्लाइसर और टाइमलाइंस के थ्रू फिल्टर्स करने हैं। लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं यूआरएल के थ्रू, कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट होते हैं बेसिकली अगर मुझे उमर से काम है, उमर को कुछ अपडेट करने का मैंने कहना है तो मैं यहाँ पे उमर के लिए कमेंट कर दूंगा, उमर को उसमें टैग कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये उमर की ईमेल है, तो यहाँ पे मैं उमर की ईमेल लिखी और उमर को मैंने नाम लिखा तो उमर के पास एक ईमेल चली जाएगी कि आबिद मकसूद ने आपको फलां जगह पे कमेंट किया, जाओ जाके मसला हल कर दो। टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, वर्ड आर्ट है। पहले हम इसके ऊपर बहुत काम करते थे जब तक डेटा एनालिस्ट नहीं थे, लेकिन अभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स हैं, सिंबल्स की बड़ी आपको जरूरत पड़ेगी और सिंबल के लिए हम एक फार्मूला भी यूज करते हैं जिसका नाम है यूनिचार। अब यूनिचार बड़ा मजेदार चीज है। आपने कोई एक नंबर इसमें लिखना है, जैसे मैंने 12090 लिखा तो मुझे इसने कोई इस तरह की चीज बना के दे दी है, तो ये सिंबल्स बना के देता है आपको विद यूनिचार। तो आप यहाँ से सिंबल ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास मिसाल के तौर पे आपको अगर इनफिनिट साइन डालना है तो इनफिनिट की कोई की तो नहीं है आपके पास, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको डिग्री का साइन डालना है, जैसे कितने डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर चल रहा है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे था। ये देखें, ये मेरे पास रेज टू पावर 0 भी आ गया और इस तरह के कितने ज्यादा सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है वो ड्रॉ का है। अगर आप लोग ड्राइंग के शौक हैं तो आप इसको यूज कर लें, इसमें आपको कलर्स, पेन और हर चीज मिल जाएगी। फिर पेज लेआउट है। अगर आप प्रिंट आउट की तरफ काम कर रहे हैं, आपने प्रिंटिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर आप इसकी सेटिंग करेंगे और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सीखते जाएंगे। अगर आपने मल्टीपल शेप्स ऐड की हुई हैं और आप उनको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं कि ये वाली शेप फ्रंट पे रहे, उसके बैक पे ये रहे, तो आप यहाँ से सेंड बैक, फ्रंट और ये चीजें कर सकते हैं। आप अलाइन कर सकते हैं शेप्स को, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूलाज। और फॉर्मूला के अंदर हम जो सबसे ज्यादा काम करेंगे लुकअप रेफरेंस और मैथमेटिकल फंक्शंस या एग्रीगेटेड फंक्शंस के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा लॉजिकल भी हमने देखने हैं, टेक्स्ट भी देखने हैं, डेट टाइम भी देखने हैं, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना होगा इसको सीखने के लिए। हम पाइथन के कोड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथन जानते हैं तो आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं, डेटा विजुलाइज कर सकते हैं पाइथन के विजुअल्स को यूज करते हुए। इसीलिए हम इस दफा हमारी जो पेड ट्रेनिंग चल रही है हमने स्टार्ट ही उसका पाइथन से लिया। फिर आप अपने मर्जी के फार्मूले बना सकते हैं, आप और बहुत सारी चीजें हैं, कैलकुलेट, मैनुअल कैलकुलेशन, ऑटो कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। डेटा है तो डेटा पहले ये होता था कि एक्सेल में हम सिर्फ डेटा पेस्ट करते थे, अब हम मल्टीपल सोर्सेज का डेटा एक्सेल में लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास सीक्वल में डेटा पड़ा हुआ है और मुझे वो एक्सेल में चाहिए, तो मैं सिंपली यहां से जाके सीक्वल को कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं सीक्वल को कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें फ्रॉम सीक्वल सर्वर डेटाबेस, तो उसका डेटा मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। प्रोटेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको स्पेलिंग चेक करने हैं, अगर आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो आप यूज करेंगे। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे जाके आपने इंसर्ट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, और इंसर्ट करने के बाद आपने गूगल शीट को सॉरी गूगल शीट को इंसर्ट नहीं करना था, बल्कि हमने ये सोल्यूशन को करना था। इसमें ना एक लोन ऑप्टिमाइजेशन का या पर्सनल लोन का नहीं, ये एक है जो कि बैंक वाले यूज करते हैं। अब इसमें ना सेल तो काफी सारे हैं, लेकिन आप हर सेल में क्लिक नहीं कर सकते। आपके पास एडिट करने के राइट्स कहीं कहीं पे हैं। तो ये जो सारी चीजें की हुई है ना, ये देखो, शीट भी प्रोटेक्टेड है, वर्कबुक भी प्रोटेक्टेड है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं, अच्छा वर्कबुक प्रोटेक्टेड नहीं, शीट प्रोटेक्टेड है, इसको मैं कर दूंगा और विदाउट पासवर्ड कर देते हैं। अब देखो मैं इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर पा रहा, रीनेम नहीं कर पा रहा, हाइड अनहाइड नहीं कर पा रहा। ये हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन अप्लाई की हुई है। तीन तरह से आप अपना डेटा, आप अपनी एक्सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप फाइल के ऊपर प्रोटेक्शन लगा दें, आप वर्कबुक के ऊपर लगा दें, या आप शीट के ऊपर लगा दें। फाइल के ऊपर लगाएंगे तो वो कोई ओपन नहीं कर सकेगा,
वर्कबुक पे लगाएंगे तो उसको कोई नई शीट ऐड नहीं कर सकेगा, एग्जिस्टिंग शीट को डिलीट नहीं कर सकेगा, रीनेम नहीं वगैरह नहीं कर सकेगा। और अगर आप वर्कशीट के ऊपर लगाते हैं तो फिर उसके ऊपर वो कोई राइटिंग नहीं कर सकेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूं यहाँ पर A1 में A18 में कुछ लिखने की तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। उसके बाद हमारे पास व्यू है। अब व्यू में जब ज्यादातर हम यूज करते हैं वो फ्री स्पैन को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हैं वो यूज करते हैं। ऑटोमेट, यहाँ पर बात आ जाती है मैक्रोस की, यहाँ पर बात आ जाती है स्क्रिप्टिंग की। और उसके बाद अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती तो आप माइक्रोसॉफ्ट की बातें भी समझ सकते हैं। इनकी हेल्प वाली मौजूद है, कम्युनिटी मौजूद है, वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। और AI एडेड फार्मूला एडिटर भी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास राइट साइड पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपने जो भी फार्मूला लिखा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, और ये ऊपर के जितने भी हैं ये मैंने सम कर लिए। इसके लिए मुझे जो मेरा ये अकाउंट है ये लॉगिन करना पड़ेगा, तो मुझे ये यहाँ पर हेल्प दे देगा। हम फॉर द टाइम बीइंग साइन इन विद जीमेल कर लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट कर लेते हैं। चलें इसको कल करेंगे जब इसके ऊपर काम शुरू करते हैं, तो या नेक्स्ट टाइम जब भी है। सो आप इसमें AI से हेल्प लेके फार्मूला लिख सकते हो। तो अब ये परेशान नहीं होना कि AI फार्मूला लिख के दे रहा है तो मेरी क्या जरूरत है। कोई भी कंपनी का मालिक, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिपोर्टें बना बना के देखता रहे। आप जैसे लोगों की जरूरत उसको पड़ती रहती है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया, ये सेल एड्रेस शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये इस साइड पे जो नजर आ रहा है एक बड़ा सा, इसको फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला बार में आपने जब भी कोई फार्मूला लिखना है तो आपने इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे ए टाइप करते हैं तो ये सारी एक ड्रॉप डाउन में आपको फंक्शंस की लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। अब बी टाइप करेंगे तो बी से शुरू होने वाले, डी टाइप करेंगे तो डी से शुरू होने वाले सारे के सारे फंक्शंस आपको उस ड्रॉप डाउन में नजर आएंगे। फॉर्मूला में एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, वो चीज जो नंबर नहीं है, वो चीज जो फंक्शन नहीं है, तो फिर आपको डबल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा, जिस तरह के मैंने ये लिखा है। अदरवाइज अगर आप डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे और आप इज इक्वल टू के बाद कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और हमारे पास क्या है, राइट स्क्रॉल है और बॉटम स्क्रॉल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल्स हैं। तो अगर आपने नीचे की तरफ मूव करना है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, अगर राइट मूव करना है तो आप स्क्रॉल राइट कर लें, तो आप शीट में मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके पास शीट्स हैं, आप नई शीट ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शीट को रीनेम कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरी एक शीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, या उसमें मैं चाहता हूँ कोई बंदा चेंज ना कर सके और मैं उसको वार्न कर दूं कि इसमें आपने कुछ नहीं करना, तो मैं उसको रेड हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज है जिसको हम कहते सर हैं, आपकी आवाज आना बंद होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे कैसे कुछ किसी ने म्यूट कर दिया, क्या हुआ है? हाँ मैं म्यूट हो रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? जी अब आ सर गई। अभी आ रही है। अच्छा, किसी ने मेरे ख्याल में म्यूट ऑल किया होगा तो मैं भी म्यूट हो गया उसमें। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इधर नंबर लिखे हैं, कोई नंबर लिख लेते हैं रैंडम, 290, 340, 200, 100। अब अगर इन नंबर्स को मैं सिलेक्ट करता हूं तो अगर आप यहाँ पे देखो तो है तो थोड़ा छोटा, लेकिन आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है एवरेज, काउंट, सम। तो ये तीन तरह के क्विक एनालिसिस इसने मुझे करके दे दिए हैं स्टेटस बार के अंदर। लेकिन अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं न्यूमेरिकल काउंट ले सकता हूं, मिनिमम, मैक्सिमम ले सकता हूं, और भी कितने ऑप्शंस हैं। तो ये सारी एग्रीगेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने मिनिमम ऐड किया और मे बी मैक्सिमम ऐड किया, तो यहाँ पर देखें मुझे मिनिमम भी नजर आ रहा है और मैक्सिमम भी नजर आ रहा है, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करने से। जूम का ऑप्शन अवेलेबल है। राइट नाउ हम 100% जूम पे हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके तीन व्यूज हैं, एक पेज ब्रेक व्यू है, एक पेज लेआउट है, और एक नॉर्मल व्यू है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ है एक्सेल के अंदर। अच्छा, इसी एक्सेल के अंदर कुछ और चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी। क्या दिखा चुका हूं? ऑटोमेट। ऑटोमेट में क्या था? ऑटोमेट में स्क्रिप्टिंग थी। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक और चीज है जो कि यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही,
अब जब आप होम टैब पे है ना, तो इसमें राइट साइड पे देखो ये थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस है, आपने इस पे राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन पे चले जाना है। जब कस्टमाइज रिबन करोगे तो इसमें एक डेवलपर के नाम से टैब है, ये इस वक्त आप देखो तो चेक नहीं है, आपने इसको चेक करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो यहां पर एक नया टैब आ जाएगा जिसका नाम है डेवलपर। अब इस डेवलपर टैब के अंदर भी एक और काम करना है, आपने कॉम एडेंस पे क्लिक करना है और यहां पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्ट्रीमर फॉर एक्सेल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप आ रहा है और पावर पिवट आ रहा है। असल में तो हमें पावर पिवट चाहिए, लेकिन आप ये तीनों को एनेबल कर लें तो आपके पास एडिशनल चीजें जो है वो भी शो हो जाएंगी, जैसे डेटा स्ट्रीमर आ गया है, आपके पास पावर पिवट आ गया है और पावर मैप जो है वो आपके विजुअल्स में किसी जगह पे जाके एडजस्ट हो गया। तो पावर पिवट क्या चीज है, इसको अगर आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो ये एक नई विंडो ओपन करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि आप 1 मिलियन रो तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब 1,48,000 समथिंग समथिंग से जब डेटा ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या होगा, एक्सेल तो हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो हम उस डेटा को पावर पिवट में ले आएंगे। अब यहां पर हमारे पास 1 जीबी तक की ऑप्शन अवेलेबल है कि हम 1 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। 365 की क्या अपडेट है मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जब लास्ट मैंने ट्रेनिंग दी थी पावर पिवट की, तो तब हम ऑफिस 2013 यूज कर रहे थे, तो उसमें ये लिमिट थी। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, आप इसमें डेटा को रिलेशनशिप बना सकते हैं, डेक्स लिख सकते हैं और ये टेबुलर फॉर्म में डेटा नजर आएगा और ऐसे ही डेटा पावर बीआई में नजर आता है। इसको आप हम कर देते हैं क्लोज। इसके साथ डेटा क्लीनिंग के लिए एक और टूल यूज होता है जिसको पावर क्यूरी कहते हैं। तो डेटा टैब में जाके जब आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास लॉन्च पावर क्यूरी एडिटर का एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये मेरे पास आ गया जी पावर क्यूरी एडिटर, ये भी सेपरेट विंडो है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एड ऑन्स हैं और ये पावर क्यूरी आई थिंक आया था 2013 में शायद, और पावर पिवट 2010 में आया था। उससे पहले ये दोनों चीजें नहीं थी, और ये दोनों चीजें किस लिए हैं, डेटा क्लीनिंग प्लस बिग डेटा हैंडलिंग के लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम डेटा को क्लीनिंग के प्रोसेस में आपको बता देता हूं, बाद में जब दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपने वो स्टेप अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, दूसरा स्टेप होता है एरर्स को रिमूव करना, तीसरा स्टेप होता है फिल इन करना, फ्लैश फिल भी कहते हैं हम एक्सेल की जुबान में, और उसके बाद एक और स्टेप होता है जिसमें हम डेटा के डेटा टाइप्स को चेंज कर रहे होते हैं। समटाइम हमें डेटा को पिवट या अनपिवट करना होता है, तो ये सारे के सारे स्टेप्स हम पावर क्यूरी में परफॉर्म करेंगे। पावर क्यूरी में काम करने के लिए डेटा आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में हो या आपके पास डेटा जो है वो पावर, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं ऐप स्क्रिप्ट के तौर पे, और यहाँ पे भी हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एड ऑन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लोगों ने, आप जैसे एक्सपर्ट्स ने बना के रखे हुए हैं, आप उनके बनाए हुए एड ऑन्स को भी यूज कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे मेल मर्ज करना है, मिसाल के तौर पे किसी एपीआई से डेटा लेना है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी चीजें मिल जाएंगी। और लुकर स्टूडियो को भी मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एडिट मोड में जाके लुकर स्टूडियो भी वैसे ही है, इसके टॉप पे अगर आप देखो तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम है, उसके बाद इसके मेन्यूज हैं और उसके बाद इसके टूल्स हैं। अब चूंकि ये विजुअलाइजेशन टूल है तो इसमें हमारे पास यहां पर इस तरह से सारे विजुअल्स आ रहे हैं, या हम ऐड भी कर सकते हैं। इसके राइट साइड पे डेटा है, मैं डेटा को ऐसे रीड नहीं कर सकता, सिर्फ उसके कॉलम्स देख सकता हूं। अगर मुझे ये डेटा रीड करना है तो मुझे किसी विजुअल में ऐड करके रीड करना होगा। अब इसको हम फॉर्मेट करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, टाइटल देते हैं, और ये कंपैरेटिवली ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अच्छी रिपोर्ट्स बनती हैं लुकर स्टूडियो के अंदर। इसका एक और एज है, लुकर स्टूडियो के अंदर जब लास्ट टाइम मैंने देखा था तो 820 कनेक्टर्स थे, जिसमें 22 कनेक्टर्स तो गूगल के हैं। बाकी मैं आपको अभी देख के बताता हूँ कि कितने कनेक्टर्स इस टाइम पे हो गए, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। 1335 कनेक्टर्स हो चुके हैं जो कि पार्टनर कनेक्टर्स हैं, यानी कि आप इन तमाम सोर्सेज का डेटा लुकर स्टूडियो में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसमें हबस्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल रेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के डेटा सेट्स हैं, GA4 का डेटा है, GA4 गूगल एनालिटिक 4 है, और सबसे ज्यादा लुकर स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स हैं वो GA4 के ही आते हैं आपके पास। ये सारे टूल्स हैं। अब आप लोगों ने नेक्स्ट सेशन से पहले इंश्योर करना है कि
कि आप सबके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल हो। बाकी दोनों टूल ऑनलाइन है तो उसमें हमें परेशानी नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हमें टेंशन बन सकती है अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपके पास एक्सेल पुराना है तो मैंने अभी आपको कुछ फार्मूला बताए थे, जैसे फिल्टर का फंक्शन है, आप ये यूज नहीं कर सकोगे। जैसे यूनिक फंक्शन है, ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें है ही नहीं। जैसे एक्स लुकअप है, ये आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे है ही नहीं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, पाई विजुअल्स है, तो ये चीजें आप नहीं यूज कर सकोगे। आपस में कोऑर्डिनेट करके $100 है, ये कितने बन जाते हैं? मेरे ख्याल में कोई अंदाजन 30,000 रुपया बन जाएगा। 30,000 रुपया एक बंदे के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसानी होगी। इवन कि अगर 6 लोग मिलके भी ले लेते हैं ना, एक हर एक के पास डेडिकेटेड 1 टीबी की हार्ड ड्राइव भी आ जाएगी, 1 ड्राइव आ जाएगी, प्लस आपके पास पूरे साल के लिए ऑफिस अवेलेबल होगा। हमारे पास 2 लाइसेंसेज हैं, लेकिन हमारे पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अभी स्लॉट ब्लैंक रह गई होगी। वो हमने अपने स्टूडेंट्स में जो पेड ट्रेनिंग वाले हैं उनमें डिवाइड कर दिए हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये सपोर्ट लेना चाहें तो आई थिंक अब्दुल वहीद भाई इस ट्रेनिंग में अवेलेबल है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपके बिहाफ पे लाइसेंस बाय करके आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन ये चीज हम तभी करके देंगे आपको अगर हमारे पास मिनिमम 25 लोग हुए, तब जाके हम ये कर सकेंगे। सो दैट्स इट, ये है आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन। और इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज जो मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ मैं एक डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ। ये डेटा आपने अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपके क्वेश्चन आंसर तक आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज आप म्यूट कर लें। मुझे ये इको जो है ना, ये बड़ा इरिटेट करता है। हमारे पास डेटा है, कार प्राइस डेटा सेट। यस, ये डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन प्लीज इस डेटा को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आपने कुछ टाइम के बाद वापस आना है, मेरे पास जी वो डेटा नहीं मिल रहा, तो शायद मुझे भी उस टाइम पे ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए ये डेटा सेट्स आपके पास सेव होने चाहिए। 2 डेटा सेट्स दे रहा हूं मैं आपको, एक है कार प्राइस का और दूसरा है ग्लोबल सुपर स्टोर का। ये 2 डेटा सेट्स आपके पास आ गए हैं। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लें, फिर उसके बाद सेशन एंड करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो रेज हैंड आ रहा है वो आ रहा है उस्मान साहब का। जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने आपके पिछले सेशन में आपसे सवाल किए थे कुछ, क्योंकि मुझे मैथ नहीं पसंद और आपने मुझे जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ जो है वो जाने का कहा था। और मैंने इस फील्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया है, बीआई डेवलपर की फील्ड को। तो ये सही है, इसमें मैथ का इतना यूज नहीं है, लेकिन इसमें यूट्यूब में मैंने इसके थोड़े बहुत देखी हैं चीजें। तो इसमें उन्होंने लोगों ने ना यूट्यूबर्स ने बिजनेस इंटेलिजेंस को और बिजनेस एनालिटिक्स को मिक्स करके बता दिया है कि ये एक ही फील्ड्स हैं। तो आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हमें जो है वो सीखना चाहिए और इसका स्कोप क्या है बीआई डेवलपर का, और कौन कौन से टूल्स जो है वो इसके लिए बेस्ट रहेंगे, और क्या ये लुकर स्टूडियो इसमें चल सकेगा? लुकर स्टूडियो एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं कि जब आपने डेटा को समराइज कर लिया तो उसके ग्राफ दिखाने हैं, तो ये बिल्कुल चल जाएगा, आसान है इसको सीखना। कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। बीआई या बीए, बिजनेस एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस, इसमें एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जो बिजनेस इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो बिजनेस इनसाइट्स निकाल के देते हैं, वो डिस्क्राइब नहीं करते, वो इनसाइट्स निकाल के देते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये बताते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च की थी उस प्रोडक्ट ने इस एरिया में ये परफॉर्मेंस दी है और इस परफॉर्मेंस की बेस पे हम इतनी इन्वेंट्री वहां पे मजीद अवेलेबल करवा सकते हैं। उनके मैट्रिक्स बने होते हैं। लेकिन जो डेटा एनालिस्ट होता है वो ये बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसने ये परफॉर्मेंस दी है, ईयर ऑन ईयर इस तरह से रही है, मंथ ऑन मंथ इस तरह से रही है। सो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बंदा ये दोनों काम कर रहा होता है। वो बिजनेस एनालिटिक्स भी कर रहा होता है और बिजनेस इंटेलिजेंस के काम भी कर रहा होता है। ठीक है सर, तो इसमें पावर बीआई को सीखना टूल आपने देखें, टूल हमारी इस ट्रेनिंग में जो टूल्स हैं ये सारे बीआई में काम आते हैं, ये डेटा एनालिटिक्स में भी काम आते हैं।
पावर बीआई प्योरली बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है और पावर बीआई आप डेटा एनालिटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है आप सर। इस और अभी ट्रेनिंग में मुझे मैंने जो कुछ लूकअप आपको सिखाना है ना, ये आपके बीआई के लिए बेहतरीन है सारा कुछ। जी ठीक है। और अभी ये मैं लुकआउट स्टूडियो सीख कर ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर अपना थोड़ा बहुत काम शुरू कर सकता हूँ फ्रीलांसिंग, उसके बाद मैं पावर बीआई की तरफ मूव हो सकता हूँ। और सेकंड चीज सर ये बता